नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशन मीटर में आपका स्वागत है। हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था पॉलिटी करंट अफेयर्स से रिलेटेड मटेरियल, और उसमें हम लोगों ने पढ़ाई करी थी बेसिक स्ट्रक्चर, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर। तो उसी सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे और ध्यान रहे कि हम लोग प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ एनालिटिकल सेक्शंस को डील करने की कोशिश करेंगे, और हम लोग ये ध्यान देंगे कि कहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेस देना है। तो इसमें जैसे आगे के चैप्टर्स में आप जाएंगे, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट और अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। तो मैं सेलेक्टिव बात करना चाहूँगा आपसे, स्पेशली जो ओबीसीज जो हैं, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, इसे थोड़ी बात करेंगे। और फिर हम लोग अगले सेक्शन पे मूव करेंगे, स्पेशली पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के ऊपर, जिसमें पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को डिस्कस करेंगे। तो चलिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे जल्द से जल्द कोई भी नया वीडियो अपलोड होने से आप तक सूचना जा पाए। और हाँ, हमारे लिंक में स्टडी मटेरियल दी हुई है, और साथ में एक छोटा सा टेस्ट सीरीज़ भी दे रखा है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के। उसे सॉल्व कर आप ये पता कर पाएंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो रही है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर। तो ठीक है, चलते हैं सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसी की तरफ। तो देखिए, सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, तो इसमें सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है कि ओबीसीज हैं क्या। तो आप इसमें ध्यान देंगे कि अदर बैकवर्ड क्लास नाम से कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में सोशली एंड सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का नाम रखा है, उसमें ओबीसी का नाम नहीं रखा है। तो जनरली जो हम लोग टर्म यूज़ करते हैं ओबीसीज, वो ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स, ऐसे क्लास की बात करता है जो सोशली या एजुकेशनली बैकवर्ड माना जा रहा है। तो जिस तरह नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, उसी तरह हाल में 2017 में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास भी क्रिएट किया गया और इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो थोड़ा इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले जाने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज में क्या करा है। तो जनरली आप देखेंगे कि ओबीसीज की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे, आर्टिकल 340 एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को कि वो अपॉइंट कर सकता है एक कमीशन को जो बैकवर्ड क्लास के कंडीशंस के बारे में बताएगा। तो इसमें आप देखें कि अगर इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री आप देखेंगे तो बैकवर्ड क्लास कमीशन की जो रिकमेंडेशन आई थी, उसके बाद 1990 में गवर्नमेंट ने 27% रिजर्वेशन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस में दिया और पब्लिक सेक्टर यूनिट में दिया। लेकिन और ठीक यही एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में एजुकेशन का कोटा जो है 2006 में इम्प्लीमेंट किया गया। और ये जो आपको पता होगा कि इंदिरा सावनी जजमेंट में जो क्रीमी लेयर क्राइटेरिया है उसको इन्वोक किया सुप्रीम कोर्ट ने, और वो एक सीलिंग जो है वो सेट की गई जो प्रेजेंट में 8 लाख की है। तो इसमें हमें देखने वाली मेन बात क्या है कि अभी जो नई कमेटी बनी है, ये कमेटी जो जस्टिस जी रोहिणी के द्वारा हेडेड की जा रही है, और इसका जो मैंडेट है वो ये बताना है, एग्जामिन करना है कि इश्यू ऑफ सब कैटेगराइजेशन ऑफ ओबीसीज, जो हम लोग एक जो क्लास ले रहे हैं अदर बैकवर्ड क्लास का, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास का, क्या उसके अंदर नेशनल लेवल पे सब कैटेगराइजेशन होना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टेट्स जो हैं, जैसे करीब 11 स्टेट्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी कैटेगराइजेशन कर रखा है। ये देखें, 11 स्टेट्स हैं वो ऑलरेडी उसमें कैटेगराइजेशन हो रखा है। जैसे उसमें आप बहुत सारे एग्जामिनेशंस का फॉर्म भरते होंगे, उसमें आता है कि बैकवर्ड क्लास, किसी में आता है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इस तरह का डिवीजन ऑलरेडी रहता है, बट सेंट्रल लेवल पे नहीं। तो इस संबंध में जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, जो आज के डेट में ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई है, लेकिन ये 1993 में एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी आई थी आफ्टर मंडल कमीशन रिपोर्ट के बाद में। तो वो उस बॉडी ने भी 2015 में ये प्रपोज करा था कि बैकवर्ड क्लास जो है उसको 3 पार्ट में बांट देंगे, एक्सट्रीमली बैकवर्ड, मोर बैकवर्ड और बैकवर्ड क्लास एक जो नॉर्मल। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि ऐसी कोशिश की जा रही है कि जो रियली जिन्हें रिजर्वेशन मिलनी चाहिए, जिन्हें सुविधा मिलनी चाहिए, उन तक ये टारगेट हम पहुँच पाएँ। तो इसलिए ये उन्होंने दे रखा है। और तो अभी इस कमेटी जो जस्टिस जी रोहिणी हेडेड कमीशन है, जो एग्जामिन कर रही इश्यू ऑफ सब कैटेगराइजेशन, तो उनका टर्म को भी एक्सटेंड कर दिया गया है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, इसलिए ये इश्यूज आई। ठीक है, इससे रिलेटेड हम लोग एक बात और मैं बता दूं आपको,
जो मैं बता रहा था कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ये पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा क्रिएट की जाती है। और आप देखेंगे द कॉन्स्टिट्यूशन 123rd अमेंडमेंट बिल 2017 में आया था। और इस बिल ने क्या करा कि जो हमारे पास पहले से नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास थी, वो एज ए स्टैट्यूटरी बॉडी थी जो सेटअप हुई थी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 के अंदर। तो इसे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ग्रांट की गई इस एक्ट के थ्रू। कॉन्स्टिट्यूशनल 123rd अमेंडमेंट बिल है और 102 अमेंडमेंट एक्ट है, तो इसके थ्रू इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ग्रांट की गई। तो आप इसमें देखिए इसने क्या करा इसके अंदर इन्होंने पहले कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह का स्ट्रक्चर था। आर्टिकल 338 जो था वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट था। आर्टिकल 338A था नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब था। लेकिन बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड कोई नहीं था, कोई भी कमीशन नहीं था। एक्चुअली नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की ही ड्यूटी थी कि वो नेशनल कमीशन फॉर वो बैकवर्ड क्लास के लिए भी अपनी रिपोर्ट दे और उससे संबंधित सारे काम करे। बट ये जो मैंने 102 अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की बात की, उसने 338B इसको इंसर्ट करा। आप देखिए यहाँ पर ये PRS की मटेरियल है। इसने क्या करा, ये आप देख पाएंगे, ये बिल थी, बिल 2017 में जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की आई थी। इसने क्या करा, इसमें आर्टिकल 338B को इंसर्ट करा। देयर शैल बी ए कमीशन फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास टू बी नोन एज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। तो आप देख रहे हैं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के रूप में इस्टेब्लिश हो गई अंडर आर्टिकल 338B। फिर उसके चेयरपर्सन होंगी और सारी चीज़ें होंगी जो उस लॉ के अंदर बताया गया था। तो ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह ये आर्टिकल्स का इंसर्शन हुआ है। और ठीक उसी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के टाइम आप ये देखेंगे कि एक साथ में एक और बिल पास किया गया, द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास रिपील एक्ट 2018। ये जो रिपील एक्ट पास हुई, इसने क्या करा, इसने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 को रिपील कर दिया। तो अब ये जो रिपील हुआ, तो पहले क्या था कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है वो इसी एक्ट के अंदर बना था। अब ये एक्ट रिपील हो गई और एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आ गई और उसके अंदर ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एस्टेब्लिश हो गया। तो ये आप समझ गए कि क्या चेंजेस आई है इस पूरे, ये बहुत लेटेस्ट है, 2-3 साल पहले की ये चेंजेस है, तो इसको ध्यान देने की बात करेंगे। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास पहले एक स्टैट्यूटरी बॉडी था, वो एक्ट के थ्रू बना हुआ था। ये एक्ट का नाम है देखिए नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट, जो इसे अब रिपील कर दिया गया इस पूरे एक्ट को। और अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू अब इसे जो है वो एम्पावर कर दिया गया और ये सारा वो काम करना स्टार्ट करा। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले सेक्शन में मूव करेंगे और अब मैं चाहूँगा कि इसके बाद आप डायरेक्ट मूव करें। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, हम लोग अब कोशिश करेंगे इससे लेने का, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी क्वेश्चन आवर्स। देखिए आप लक्ष्मीकांत की पॉलिटी बुक में जाइए और आपको उसमें पार्लियामेंट की जो चैप्टर होगी उसमें काफ़ी अच्छा डिटेल में दे रखा है और यहाँ विज़न ने भी बड़ा अच्छा बनाया है। ये सब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिससे रिलेटेड UPSC क्वेश्चन पूछ सकती है। जनरली क्वेश्चन आवर क्या होता है, इट इज़ द फर्स्ट आवर, मतलब 11 बजे जब हाउस बैठती है 11 से 12 के बीच में जो टाइम होता है उसे क्वेश्चन आवर कहते हैं। ये 0 आवर मीन्स 12 बजे के बाद 12 से 1 का पहला घंटा जो है जिसे 0 आवर कहते हैं। रूल 377 स्पेशल मेंशन ये सब इसके अंदर चलता है। तो ये आप थोड़ा सा अच्छा सा देख लेंगे क्वेश्चन आवर क्या कहता है, स्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है, अनस्टार्ट क्वेश्चन क्या होता है। इसने बहुत अच्छे से दे रखा है विजन ने, मुझे नहीं लगता इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। स्टार्ट क्वेश्चन ऐसे है जिसमें ओरल आंसर की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके लिए कंडीशन भी होगा। कि कंडीशन ये होगी कि 15 डेज प्रायर नोटिस देना होगा आपको, 15 डेज प्रायर नोटिस चेयरमैन को देना होगा आज क्वेश्चन पीरियड। हाँ ये, और जैसे कि इसमें क्या दूसरी बात ये भी है कि जो अनस्टार्ट क्वेश्चन है उसके लिए आपको ये नोटिस देने की वैसे ज़रूरत नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं, ये आपको मतलब नोटिस देना ही है, चाहे वो स्टार्ट हो या अनस्टार्ट हो, उसके लिए आपको नोटिस ही देना ही है। भले ही ये हो सकता है कि स्पीकर जो है या चेयरमैन जो है उस टाइम पीरियड को कम कर सकता है ना। तो ये तो था जनरली लोकसभा का जो पूरा डे होता है उसके बारे में बहुत अच्छा से लिख रखा है, आप इसको अच्छे से देख लें। जो नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी, तो इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले आप आराम से पॉलिटी में जाइए, पॉलिटी सेक्शन में ये
लक्ष्मीकांत में इसमें पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में दे रखा है। तो इसमें पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को अगर आप देखेंगे तो ये पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी इसकी मेंशंस है, बट इसका कोई बट विदाउट मेकिंग एनी स्पेसिफिक प्रोविज़न रिगार्डिंग टू देयर कंपोजिशन, टेन्योर, ये सब नहीं है ना। तो इसमें एक चीज़ आप देखेंगे कि ये जो कमिटीज़ की क्या खासियत है, अपॉइंटेड इलेक्टेड बाय हाउस और नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर चेयरमैन, वर्क अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर चेयरमैन, प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट टू द हाउस स्पीकर्स, हैज़ ए सेक्रेटेरिएट प्रोवाइडेड इन लोकसभा राज्यसभा। तो आप जितने भी देख पाएंगे ये सब पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट पार्लियामेंट से रिलेटेड हैं और उनका सुपरविज़न वहीं से होता है। इंपॉर्टेंट क्या है कि पार्लियामेंट्री जो कमिटीज़ होती हैं वो कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की होंगी, एक तो स्टैंडिंग कमेटी यहाँ पर और एक एडहॉक कमिटीज़। स्टैंडिंग कमिटीज़ क्या हुआ, स्टैंडिंग कमिटीज़ वो कमिटीज़ है जो करीब करीब परमानेंट इन नेचर होती है, मतलब वो कमेटी हमेशा एग्जिस्ट करेगी, और एडहॉक कमेटी किसी किसी पर्पस के लिए बनाई जाती है जो बाद में डिसॉल्व हो जाती है। तो ठीक है, अब आपको मैं यहाँ ले जाऊँगा कि आप एक बार चलें, हम लोग चलेंगे तो लोकसभा के वेबसाइट पे। तो आप देखो लोकसभा के वेबसाइट में यहाँ दे रखा है कि फाइनेंशियल कमिटीज़, एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, डिपार्टमेंटल रिलेटेड कमिटीज़, है ना, वो सारा सब दे रखा है, एडहॉक कमेटी सारा देख रखा है। इसमें आप एक चीज़ गौर करेंगे तो यहाँ पर ये है, देखिए इस पे ध्यान दीजिए, स्टैंडिंग कमिटीज़ आर परमानेंट एंड रेगुलर कमिटीज़ विच आर कंस्टिट्यूटेड फ्रॉम टाइम टाइम इन परसुएंस ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट या फिर रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन लोकसभा, क्योंकि हम लोग लोकसभा की वेबसाइट देख रहे हैं इसलिए लोकसभा है, अगर राज्यसभा की वेबसाइट होगी तो वो गवर्न होगी रूल ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन राज्यसभा। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि वो पावर कहाँ से विड्रॉ करता है, पावर कहाँ से ऑरिजिनेट होता है उसके लिए। तो कहता है कि आइदर एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में रहेगा और रूल्स एंड प्रोसीजर प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस जो लोकसभा का रूल्स है उसके अंदर गवर्न होगा। एक चीज़ में और ध्यान देने वाली बात ये थी कि ये जो पार्लियामेंट्री, ये जो स्टैंडिंग कमिटीज़ है, हम लोगों ने पढ़ा पीछे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसका कहीं कहीं मेंशन है। मैं इस पर वर्कआउट करूँगा और आपके पास आऊँगा, ठीक है। अच्छा देखो इसमें ये लिखा है कमिटीज़ जो है वो सारी क्या है, परमानेंट है। लिखा है दिस वर्क ऑफ दिस कमिटीज़ इज़ ए कंटिन्यूअस नेचर, है ना। तो इसकी एक टाइम ड्यूरेशन होती है, मेंबर्स अपॉइंट किए जाते हैं और फिर वो खत्म होने के बाद नए मेंबर किए जाते हैं। अच्छा एडहॉक कमिटीज़ जो होती हैं वो मेनली किस लिए बनती हैं, वो बनती है किसी पर्पस के लिए। उसमें 2 तरह की कमेटी हुई, सेलेक्ट कमेटी और ज्वाइंट कमेटी। सेलेक्ट कमेटी वो कमेटी हुई जिसके सारे मेंबर एक ही हाउस के होंगे, और ज्वाइंट कमिटीज़ वो कमेटी हुई जिसके मेंबर्स जो हैं दोनों हाउस के होंगे। तो यहाँ पर आपको ये सब ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। अगर इसकी वेबसाइट पर आगे जाएंगे तो देखो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है, ब्रॉडली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ मे बी क्लासिफाई इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज: फाइनेंशियल कमिटीज़, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़, अदर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज़ एंड एडहॉक कमिटीज़। तो फाइनेंशियल कमिटीज़ के अंदर ये सब आएगी, एस्टिमेट कमिटीज़, पब्लिक अकाउंट कमिटीज़, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो इसमें आप मेंबर्स इंपॉर्टेंट है, आप देख लो, जैसे एस्टिमेट कमेटी के सारे मेंबर लोकसभा के ही होंगे, है ना। लेकिन पब्लिक अकाउंट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, इसमें देखो 15 लोकसभा के 7 राज्यसभा के होंगे, 1-1 साल की इसकी टेन्योर होती है ना। ये देखो इलेक्टेड बाय द लोकसभा होती है, लोकसभा इसे इलेक्ट करता है, इसमें नॉमिनेशन की बात नहीं होती। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ नॉमिनेशन नहीं है, यहाँ इलेक्शन है, तो मेंबर्स खुद से इलेक्ट करते हैं। यहाँ भी देखो इलेक्ट होती है, यहाँ भी इलेक्ट होती है, फाइनेंशियल कमिटीज़ के ये तीनों में सारे इलेक्ट होते हैं, ठीक है। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी देखो 24 डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी है, और उसमें आप देखोगे कि हर डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी में 31 मेंबर हैं, 21 फ्रॉम लोकसभा एंड 10 फ्रॉम राज्यसभा। देखो ये यहाँ पर ये कीवर्ड है, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये इसका कीवर्ड है, इसको एकदम ध्यान से देखेंगे। नॉमिनेशन है, इलेक्शन नहीं है। तो टर्म ऑफ दीज कमिटीज डज नॉट एक्सीड 1 ईयर, और जनरली क्या होता है फिर 1 साल के बाद फिर दूसरा बना दिया। देखो बहुत सारी कमिटीज़ दे रखा है, ये वेबसाइट पर मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, ठीक है। अदर स्टैंडिंग कमिटीज़ जैसे हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी प्रिविलेज, ये सारी कमिटीज़ हुई। देखते हो इसके टेन्योर जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की टेन्योर फिक्स नहीं है। देखो ये इंपॉर्टेंट है, जनरली लगता है कि सबका टेन्योर 1 साल होगा, बट इसका देखो टेन्योर फिक्स नहीं है। यहाँ ये क्या होता है, नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। मैं ये आपका डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक दे दूंगा, आप उसमें आराम से जाओ और जाके इसे देख लो, ठीक है। तो एडहॉक कमिटीज़ का एग्जाम्पल देखो, जैसे कि कमिटीज़ ऑन एमपी लोकल एरिया, एमपी लेड फंड का कमेटी है। अच्छा एक चीज़ में और देखो, मतलब बहुत अच्छी है, जैसे देखो ज्वाइंट कमिटीज ऑन सिक्योरिटी इन पीएच कम्प्लेक्स, देख रहे हैं। ज्वाइंट कमेटी मतलब इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर, देख लिया आपने।
ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ JPC टू एग्जामिन मैटर रिलेटेड टू एलोकेशन एंड प्राइसिंग ऑफ टेलीकॉम लाइसेंस, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी रखा था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, अब एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसमें ये आ गई कि मिनिस्टर जो है इज नॉट एलिजिबल फॉर इलेक्शन और नॉमिनेशन टू द फाइनेंशियल कमेटी। आपको याद है शुरू के 3 कमेटी जो थे फाइनेंशियल कमेटीज थे, डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटीज और कमिटीज ऑन एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, ये सब में मिनिस्टर एलिजिबल नहीं है, ना ही वो इलेक्ट हो सकता है ना ही नॉमिनेट हो सकता है, ठीक है। अब तीसरा है कि वह कौन से रूल्स होंगे जो ये सभी डिपार्टमेंटल रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज़ ये सबको गाइड करेंगे। तो देखो ये सब जो लोकसभा की रूल्स है उसके अंदर जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस इन काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये सब के अंदर उसमें सारा वो रूल फाइंड आउट होगा, ठीक है। थैंक यू। मुझे लगता है कि हम लोगों ने 2 इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करा। आप इसी तरह इसमें भी चले जाओ, ये पॉलिटी की बुक है लक्ष्मीकांत की, उसमें भी देखो, उसमें भी पूरा डिटेल में दे रखा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान दो। अगर आपको इसमें लगता है कि इसमें थोड़ा ज़्यादा डिटेल में और डिस्कस करनी है तो फिर इसमें और हम लोग डिटेल से डिस्कस कर पाएंगे। बहुत अच्छे से दे रखा है, तो अगर कहीं भी कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो आप इससे फिर डिस्कस करो, ठीक है। देखो ये पूरा दे रखा है पूरे डिटेल में, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज़ बहुत अच्छा दे रखा है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप इसे देखें और नीचे जो स्टडी मटेरियल है उसे पढ़ें, और जो भी एक छोटा सा क्वेश्चनरी मैं तैयार किया हूँ गूगल फॉर्म्स में है, उस लिंक दिया रखा है इसी वीडियो में, आप उसे जाकर सॉल्व करने की कोशिश करें। ज़्यादा नहीं, 3-4 क्वेश्चंस होंगे, देख उससे आपको ये लगेगा कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में। थैंक यू।